नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल क्लास 10th? हाल चाल आपका बहुत बेहतर होगा, उम्मीद करता हूँ कि होना भी चाहिए। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के फिजिक्स पे आते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास तक काफ़ी कुछ चीज़ें लाइट के बारे में बता दी हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ सिंपल डेफिनेशन जैसे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, उसके आधार पे हमने कुछ चीज़ें और आगे डिक्लेयर की थी। और इसके बाद में हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास में आपको हम बताएंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। यानी अगर हमें अपना इमेज बनाना है, क्योंकि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े होंगे, किसी दर्पण के सम्मुख खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे हमको जो इमेज मिल रहा होगा उस इमेज के मिलने के लिए कुछ कंडीशन होगी। तो वो कौन सी स्पेशल कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अपने वीडियो को फिनिश करेंगे। आज का वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं बना रहा हूँ, केवल थोड़ी देर का ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो आपको समझना ज़्यादा है। उसको समझकर उसको अच्छे से एब्जॉर्व करने के बाद में आपको कम से कम अवतल दर्पण के 7 और उत्तल दर्पण के 2 या 3 टोटल लगभग 10-12 आपके रे डायग्राम बनते हैं। आपके सारे प्रकाश किरण के सारे डायग्राम बनते हैं इमेज के, कि कब वस्तु को कहाँ रखें तो उसका इमेज कैसा मिलेगा, कब वस्तु को कितनी दूर दर्पण से रखें। यानी वस्तु को दर्पण से दूर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिसाइड हाउ मच डिस्टेंस अवे द इमेज इज फॉर्मिंग, यानी कितनी दूर हमारी प्रतिबिंब बन रही है। ये सब चीज़ें आपकी डिसाइड होती हैं कुछ नियमों से। तो वो नियम आपके मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यानी कि हमें इमेज कैसे मिले। हम सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, अब हमको इमेज कैसे मिले। ये इमेज अगर मिल रही है हमको, तो वो इमेज मिली कैसे, इसके पीछे कितने रूल लगे, क्या कंसेप्ट लगा, तो रूल में आज मैं इस क्लास में डिस्कस करूँगा आपके आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 10, 12, 15 मिनट को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके देखेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार इमेज हमारी कैसे बनती है। तो सबसे पहला जो रूल होता है, सुनिए क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशिक किरण। बेटा ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, मतलब दिस रूल इज ट्रुथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ मिरर। तुम लोग क्या चीज सीख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। ये रूल है। मतलब अगर कोई भी प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक दर्पण है, सपोज डेट हम मान लेते हैं, आपको समझना पड़ेगा डायग्राम से। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है M1 M2 है क्लियर बेटा। आपने क्या किया कि आपने ये बना दिया, हमारा एक मुख्य अक्ष बना दिया। अब आपने क्या किया कि इस जगह पे कोई एक वस्तु रखी है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दे। ये हमारी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारी वस्तु है। तो ये और ये जो लाइन हमारी देखो, यहाँ के हमारा क्या होगा, कहीं प्रिंसिपल फोकस होगा, यहाँ कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, पोल होगा। तो बेटा क्या चीज बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज बने, तो उस इमेज बनने के लिए पहला रूल क्या होगा कि मुख्य अक्ष के, यानी ये मुख्य अक्ष हो गया ना और ये वस्तु हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, ये हमारा पूरा ये जो लाइन आप देखो ना, ये जो बिल्कुल जा रहा मिड पॉइंट, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर मतलब होता है पैरेलल, कि आपको हमेशा डिस्टेंस इक्वल मिले यहाँ पे, तो वो हमारा हो जाएगा पैरेलल। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, अब जब ये किरण यहाँ से जाएगी तो यहाँ पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी, यानी जब ये किरण परावर्तित होगी तो सदैव कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएगी। पहला रूल है। तो दिमाग में रखना है, सारे बच्चों को दिमाग में रखना है, सारे बच्चों को दिमाग में क्या रखना है कि अवतल दर्पण में तो ये प्रकाश किरण होकर जाती है, अवतल दर्पण में तो ये प्रकाश किरण होकर जाती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उत्तल दर्पण में यही प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत होती है। जबकि उत्तल दर्पण में यही प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत होती। तो दिमाग क्या रखेंगे आप लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर ही जाएंगी। है क्लियर? कोई दिक्कत? क्या बोल सकते हैं सीबीएसई वाले? Which rays are parallel to the principal axis? Which rays are parallel to the principal axis? After reflection, these will passing at the principal focus. है क्लियर? इसे आप बनाकर कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग दूसरे रूल पे। तो पहला रूल सबको समझ में आ गया ना? दूसरे रूल पे चलते हैं, फोकस करते हैं। दूसरा रूल क्या है बेटा? हर एक रूल को लिखकर उसके नीचे डायग्राम बनाइएगा। हम अवतल के लिए बना रहे हैं, आप लोग उत्तल के लिए बनाइएगा। है क्लियर? ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया, ये हमारे पास P हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? C हो गया, यहाँ कहीं क्या होगा? F। तो पहली चीज हमने क्या सीखी कि अगर कोई वस्तु हमारी मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है और प्रकाश किरण सीधी जा रही, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, तो वो मुख्य फोकस हो जाएगी। ये पहला रूल था। अब दूसरा क्या? ध्यान सुनो। जो किरण यानी अगर कोई वस्तु निकली है ना, तो जो निकलती वही, तो मतलब जो लाइट निकलती उसे बोलते हैं रे, किरण बोलते हैं। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यानी जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में कुछ किरणें तो सीधे जाएंगी, लेकिन कुछ क्या होगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में पुनः वापस आ जाएगी। मतलब ये गई ना ऐसे, और यहाँ पे पड़ती है। ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पॉइंट से लाइट रे गई, लेकिन रास्ते में क्या मिल गया इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला। तो विच रेज आर गोइंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बैक इन सेम पाथ। क्या रूल बना कि वे प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात वे उसी मार्ग में पुनः वापस आ जाती हैं। मतलब कि इस लाइट रे के लिए एंगल आई भी हमारा 0 होता है और एंगल आर भी क्या होता है? 0 होता है। तो दूसरा रूल क्या है प्रतिबिंब बनने के लिए? कि वे प्रकाशिक किरणें जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाएंगी। फिर सुन लीजिए, these light rays which are passing through the center of curvature after reflection they will follow the same path। मतलब कि अगर ये बैक होंगी, वापस होंगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसी रास्ते से वापस आएंगी। मतलब कि दूसरे रूल के लिए एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी क्या होगा? 0 होगा। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे आप कॉपी कर लें। चलिए अब आते हैं आज के तीसरे रूल पर। तो इमेज बनने का जो तीसरा रूल है वो क्या है समझते हैं ध्यान से। ये चार्ट पर देखिए, चार्ट अभी समझाऊंगा, इधर देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है, ठीक है, और दर्पण के बाद मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। ये दर्पण और ये मुख्य अक्ष है। तो एक बार हमने वस्तु को कहाँ रखा था? यहाँ रखा था। सीधी गई तो मुख्य फोकस से गई, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या था? सी से अगर जा रही है, दूसरा रूल क्या था? अगर सी से जा रही तो सी से वापस आ जाएगी। ये दो रूल आपने सीखे ना। तीसरा रूल क्या है? देखो ध्यान से, ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब अगर जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है, जैसे मान लो इधर देखो ध्यान से, थोड़ा सा इमेज को थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। जैसे ये मान लीजिए, और यहाँ आपका मुख्य फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। अब लाइट ने हमारी मुख्य फोकस से जा रही है, ऐसे ये गई। तो जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, रूल क्या है? जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन
परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात पुनः से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो ये ऐसे आई, यहाँ मुख्य फोकस से जा रही यहाँ पड़ी, जैसे यहाँ पड़ी फिर सीधी, मतलब ये और ये फिर समांतर हो जाएगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन फिर से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? फिर देखो यार, टेंशन नहीं लेना। देखो अपने पास क्या है, ये दर्पण हो गया, दर्पण बना लो, कोई दिक्कत बेटा। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यानी कि जो प्रकाशित किरण मुख्य फोकस से जाएगी, जो प्रकाशित किरण मुख्य फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात वही किरण परावर्तन के पश्चात वो पुनः से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। है क्लियर? तो रूल क्या बना? तीसरा रूल कि वे प्रकाशित किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरा नियम है। फिर सुन लीजिए, वे प्रकाशित किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात पुनः से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। है क्लियर? ये आप डायग्राम बना देंगे। तो ये किसके लिए है? अवतल के लिए। 3 डायग्राम, यानी आपने 3 रूल पढ़े, मैंने 3 डायग्राम बताए कि नहीं बताए? तो ये 3 डायग्राम उत्तल के लिए भी बनेंगे। वो बना के आप मुझे खींच कर फोटो ग्रुप पर अवश्य कल सुबह तक भेज देंगे। है क्लियर? 10th वाले सभी, सौम्या, सविता, दिव्यांशी, अंजलि, जितने भी बच्चे हैं, शालिनी, सब सुन लें, जितने भी बॉयज हैं, ठीक, वो सारे के सारे फोटो खींचकर आप इसे अवश्य भेजेंगे। है क्लियर? अब हम लोग आते हैं, तो ये तो हमारे 3 नियम हो गए। एक रूल और आपको हो सकता है बुक में मिले, ठीक है, मिल जाएगा तो बताइएगा, अदरवाइज मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि चौथा रूल भी इमेज बनने का होता है, पर वो उतना मैंने रखता नहीं है, पर अगली क्लास में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए, अब अगला हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। यानी अगर हमारे पास अवतल दर्पण रखा है, जो अभी हमने यहाँ रखा था, अगर हमारे पास कोई अवतल दर्पण रखा है और उस अवतल दर्पण के सामने बच्चे हमारे पास कोई वस्तु रखी है, हम चाहते हैं कि हम इमेज बनाएं, तो आप जाहिर है कि वस्तु को मुख्य अक्ष पर ही रखोगे, मतलब वही जो सीधी लाइन होती है उसी पर रखोगे। लेकिन कहाँ रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे कि प्रिंसिपल फोकस पे रखोगे कि बहुत दूर रखोगे? तो ये 3 स्थितियां मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं। हालांकि 5-6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनता है, 3 के लिए आप बनाकर मुझे पहले होमवर्क में दिखा देंगे, उसके बाद मैं आगे की स्थितियां बताऊंगा। तो पहली स्थिति क्या है? ये लिखा है क्रम संख्या, मतलब नंबरिंग की है। यह है वस्तु की स्थिति। इसका मतलब यह है कि वस्तु को आप कहां रखते हो, दर्पण से कितनी दूर पर रखते हो। ये क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको, यानी मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब का साइज, यानी जो इमेज आपको मिल रही है उसकी साइज कितनी होगी, छोटी, बड़ी, नन्ही, छोटी, कितनी। चौथा है नेचर, यानी उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब वो किस तरह का होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा कि सीधा होगा कि उल्टा होगा, क्या होगा, ये प्रकृति होती है। तो पहला नंबर क्या है? अनंत पर। अनंत मतलब होता है कि आपको डिस्टेंस मालूम नहीं है, आपने रखा प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है, बट यू डोंट नो अबाउट एनी डिस्टेंस। आपने उसे कहीं दूर, दर्पण वो रखा है दूर, आपने कहीं वस्तु को रख दिया। तो अगर आप अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको? याद रखो, प्रतिबिंब कहां मिलेगा आपको? एफ मतलब मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहां मिलेगा? मुख्य फोकस पर मिलेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? अत्यंत छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि दर्पण यहाँ, वस्तु बहुत दूर, तो इमेज भी कैसे मिलेगी? बहुत छोटी मिलेगी। और नेचर कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दूसरा नंबर वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पर है, सी मतलब कहां पर? हाँ सही पहचाने, वक्रता केंद्र पर। अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। अगर सी पर रखे हो तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा? सी पर। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई कब बराबर होती, तो आप क्या बताओगे? जब वस्तु को कहाँ रखो? वक्रता केंद्र पर। अर्थात वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने से वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? समान। अच्छा, नेचर क्या होगा? रियल और उल्टा, वही वास्तविक और उल्टा। तीसरे पे जाइए।
एफ पर। अगर आपने अपनी वस्तु को रखा है मुख्य फोकस पर, अगर आपने अपनी वस्तु को कहाँ रखा है, मुख्य फोकस पर रखा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप अपनी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, अनंत दूरी पर। कहाँ बनेगी, अनंत दूरी पर। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। और नेचर कैसा होगा उसका, रियल और उल्टा। बच्चे 3-4 स्थितियां अभी इसकी और बची हुई हैं, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में हो सकता है बताऊं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 मैंने आपको बता दिया है। इस 3 का रे डायग्राम, मतलब इस 3 का किरण आरेख, रे डायग्राम लिख देना आप होमवर्क में। यानी इस 3 का पहले आप मुझे रे डायग्राम बनाकर सब लोग बढ़िया से व्हाट्सअप करेंगे या मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वाले में डालेंगे। क्या, इन तीनों का रे डायग्राम, रे मतलब किरण आरेख। क्या होता है भैया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, किरण आरेख। यानी इन तीनों डायग्राम का बढ़िया से किरण आरेख खींच के आप लोग बढ़िया बनाकर, जहां जिसको प्रॉब्लम हो हमसे पूछने के बाद आप इसे बनाकर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग मेरे पास व्हाट्सअप कर देंगे। है क्लियर। तो आज के लेक्चर, आज के वीडियो में बेटा इतना ही। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए। जय श्री राम।